अब मैं शुभम सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और गौरव सर को सम्मान एवं आभार स्वरूप पुष्प भेंट करें। साथ ही मैं गौरव सर से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया सम्मान प्राप्त करें। अब मैं सागर शर्मा, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके पिता को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। सागर के पिता कृपया मंच पर आएं और गौरव सर द्वारा सम्मान प्राप्त करें। अब मैं माया परमार, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में ये मुकाम हासिल किया है, उनके पिता और भाई को मंच पे बुलाना चाहूंगी। माया के पिता और भैया प्लीज मंच पर आएं और गौरव सर द्वारा सम्मान प्राप्त करें। अब मैं दिया बनेरिया, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुई हैं, उनके दादाजी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। दिया के दादाजी और नाना जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनिल मोरी, जिन्होंने एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लाया है, उनके फ्रेंड को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया मंच पर आएं। अनिल मोरी के दोस्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं सुमित देथलिया, उनके भैया को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सुमित के भैया कृपया मंच पर आएं।
सुमित के भाइयों के लिए जोरदार तालियां। अब मैं लवकुश राठौर के भैया को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। लवकुश के भैया का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मानवेंद्र, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके भैया को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं ऋषिराज झावला, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके भैया को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया तालियां बजाएं, बेंच नहीं। अब मैं विनीत धाकड़, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके फ्रेंड को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया मंच पर आएं और गौरव सर द्वारा सम्मान प्राप्त करें। विनीत धाकड़ के भैया, जो कि सीएमसी के स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्हें आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभिषेक सोलंकी, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके माताजी, मौसी और मौसा जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं अशोक, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उनके दादाजी को इन स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं सागर शर्मा, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वह अपने संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफर को हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले आदरणीय गौरव सर व शिक्षकगण और इधर पधारे हुए सारे अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को जय श्री राम।
तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग यहाँ पर बैठ के अच्छा फील कर रहे होंगे। और आपको मैं बता दूं कि सीएमसी के सही अच्छे गाइडेंस के साथ यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सारे एमपी पुलिस सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। और कहीं ना कहीं इनकी भी बहुत मेहनत रही है, क्योंकि रिटर्न तो ठीक है, फिज़िकल में बहुत मेहनत लगती है। और आपने देखा भी होगा, गर्मियों का टाइम था, उस टाइम हम लोगों के फिजिकल हुए। तो आप लोगों को मैं अपनी एक यहाँ तक की जर्नी ब्रीफ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का आभारी रहूँगा कि उनने मुझे शुरू से ही एक अच्छी शिक्षा दी। उम्मीद है कि मेरे गांव से हम 3 भाई बहन थे और तीनों ही प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं मेरी एज के, और शायद ही है किसी को ऐसी एजुकेशन मिली हो उधर। और मेरे दादाजी ब्रांच मैनेजर रहे हैं, तो उन्होंने एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया हम लोगों की। और उसके बाद 2023 में पीसीएम के साथ मेरी 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद घर वालों ने बोला कि अब कैरियर का देख लो, क्या सोचना है, क्या करना है तुम लोगों को, और 2 महीने का तुम्हारे पास टाइम है। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को देख के लगता था एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है एक गवर्नमेंट जॉब वाले को। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में ही जाता हूँ। तो मैं घर वालों ने मुझे भेज दिया इंदौर, बोले 10-12 दिन रह के आ, क्योंकि मेरे दीदी भैया यहाँ पहले से रहते थे। तो मैं दीदी भैया के पास आ गया रुकने। फिर उसके बाद मेरे दीदी भैया ने बोला कि तेरा डिसीजन है, तुझे जो करना है देख ले। तो मैं यहाँ डेमो लिया, लेकिन एट द एंड मेरे को यही समझ आया कि पजल्ड हो गया था पूरा माइंड कि क्या करना चाहिए मुझे। फिर मेरी दीदी हैं, वो भी सीएमसी से पढ़ी हुई हैं, मेरा भैया भी सीएमसी से पढ़ा हुआ है। तो उनने बोला कि अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो सीएमसी को ज्वाइन कर। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। और एक और अच्छी बात बता दूं, मेरी दीदी अभी एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हैं करेंट में। तो कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ आया तो वो मेरे साथ में ही पढ़ती थी, एक रूम में ही पढ़ते थे हम लोग। तो हम तीनों भाई बहन पढ़ते थे एक साथ, और कहीं ना कहीं हम तीनों के बीच से वो निकली हैं। और एक पेपर नहीं, उनने कई पेपर निकाले हैं, सीडीएस से लेके सीजीएल तक। सीजीएल का 3रा मीन्स दिया था, और वही मेरी मोटिवेशन है। उसके बाद सीएमसी में मैंने एडमिशन लिया, और हम लोग यहीं बैठते थे, 3री बेंच थी यहाँ पे, शुरू से ही फिक्स था। सबसे पहले तो ग्रुप ही बनता है यहाँ के, तो स्टूडेंट जितने भी थे तो मिल गए, हमारी साइड वाले भी मिल गए कुछ, और इधर उधर के भी मिल गए। तो 7-8 लोगों का ग्रुप बन गया। मेरा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसमें मैं ही होऊंगा सबसे छोटा, मतलब 18-19 का था उस टाइम पे, तब मेरा ग्रुप बना। और जितने भी थे, कोई 25 का था, कोई 25 प्लस का था। लास्ट में आए हैं कुछ लोग यहाँ तैयारी करने, तो उस हिसाब से मेरा ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद लोग बोलते थे कि क्या कहते हैं, अभी तो तू 18 का हुआ है, अभी मत पढ़, इतना लोड मत ले। लेकिन मेरे जो दोस्त थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि लास्ट में क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अभी तू अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेगा, जब भी कुछ हो पाएगा आगे। तो मैंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ से भी मोटिवेशन लिया। उसके बाद मैं कोचिंग आया। कोचिंग में सबसे पहला लेक्चर शुभेंदु सर का। तो एक चीज़ समझ आई कि अपन लोग कहते हैं कि रीजनिंग एक सिंपल सब्जेक्ट है, हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल इसलिए है क्योंकि अपन शुभेंदु सर से पढ़ते हैं। और उसके बाद गौरव सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो गौरव सर के लेक्चर का तो क्या ही कहना, सर ने पहले दिन कुछ पढ़ाया ही नहीं हमको। पहले दिन केवल यही चलता रहा कि क्या करना है तुम लोगों को, कैसे आए हो, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। सर ने अपने भी कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हमसे। तो कहीं ना कहीं भयंकर मोटिवेशन उस पीरियड के बाद, ऐसा लग रहा था कि कुछ बन ही गए हैं। फिर उसके बाद शुभम सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ। शुभम सर का तो क्या ही कहना, सर की एक अलग क्वालिटी है। वो चाहे एक क्वेश्चन कराएंगे पूरी 1 घंटे में, लेकिन जब तक कराएंगे जब तक सामने वाला बच्चा कह नहीं देता कि आ गया मुझे। और हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे, कहीं ना कोई हाथ उठा ही देता था कि सर ये नहीं आ रहा हमको। फिर उसके बाद क्या होता है कि सर का एक और है कि सर पहले कराते हैं बहुत लॉन्ग, शुभम सर। फिर उसके बाद
कहीं 10-15 सेकंड में करा दें उसको बाई क्वेश्चन। फिर बोलते हैं कि ये यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे यही चीज़ सिखाएंगे तो हैं वो लोग। फिर उसके बाद जीएस का, तो जीएस का मैंने रामानुजन सर से ही पढ़ी है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो रामानुजन सर का भी है कि वो क्लास में पूछते हैं कि क्या कहते हैं, जो वो पढ़ाते हैं फिर वो पूछते हैं दूसरे दिन कि कोई बता सकता है कि मैंने क्या पढ़ाया था, बिल्कुल रिपीट कर सकता है। तो हम लोग 7-8 लोग थे, पीछे बैठते थे। तो सर अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे एक बार, तो दूसरे दिन सर ने पूछा कि कोई बता सकता है कि क्या पढ़ाया हमने। तो 7-8 लोग थे। तो एक हमारे दोस्त था एक, वो अभी करंट में पटवारी है बालाघाट में, वो खड़ा हुआ और उसने पूरा बता दिया अंडमान निकोबार। तो सर को लगा कि बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गए हम लोग उस टाइम पे। सुधीर सर का एक बात थी, वो मुझे याद है। सुधीर सर ने बोला था कि यू ऑल आर हनुमान एंड आई एम जामवंत। तो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। फिर सर बोले कि जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो उन्हें जामवंत जी ने बताई थी, ऐसे ही तुम लोग हनुमान हो और मैं जामवंत हूँ, और मैं बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है अब। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, प्रॉपर नोट्स बनाए। उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद सीएच सेल दिया, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद क्या, ये व्यापक का पहला पेपर था मेरा एमपी कांस्टेबल का, मैंने फॉर्म भर दिया। फिर मैंने देखा सिलेबस क्या है उसमें, तो उसमें देखा कि वही सिलेबस था जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस पर साइंस ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ से साइंस स्टार्ट कर दी थोड़ी ज़्यादा। उसके बाद क्लासेस लेता रहा और मॉक देता रहा और रिवीजन करता रहा प्रॉपर। फिर उसके बाद मैंने 15-20 मॉक दिए होंगे एमपी कांस्टेबल के। उसके बाद मेरा पेपर हुआ, पेपर में 76 स्कोर किया। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं डर था कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं रिटर्न, लेकिन हो गया रिटर्न। उसके बाद बात आती है फिज़िकल की। तो फिज़िकल के लिए मैंने चंबल एकेडमी लगा रखी थी, और चंबल एकेडमी वाले जो सर हैं वो वाकई में हम लोगों के साथ ही मेहनत करते हैं, खुद भी दौड़ते हैं और हमें भी दौड़ाते हैं दौड़ा के। और फिर और एक और अच्छी बात बता दूं, जो वहाँ के सर हैं ना वो भी सीएमसी से पढ़े हुए हैं। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी ये एमपी पुलिस की जो भी मुझे पोस्ट मिली है उसमें केवल 3 ही चीज़ काम आई हैं। एक तो मेरे फैमिली सपोर्ट, दूसरा टीचर्स का सही गाइडेंस, और तीसरा क्या कहते हैं मेरी खुद की कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं शुरू से ही कंसिस्टेंट था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये पेपर नहीं तो अगला निकल जाएगा, लेकिन निकल जाता। फिर उसके बाद मैं फिज़िकल देने गया, मेरा फिज़िकल आया रीवा। तो रीवा में फिज़िकल दिया तो मेरी फैमिली बार बार फ़ोन लगाया कि क्या हो गया था कि फिज़िकल के टाइम पे मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड यहाँ बहुत कॉमन चीज़ है, इंदौर में बहुत होता है टाइफाइड। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुझे इंदौर के डॉक्टर सही नहीं कर सकते। तो ब्लड टेस्ट इधर होता था और दवाई आती थी घर से। तो थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर मैं घर चला गया। तो घर से वापस आया, जैसे तैसे सही हुआ। 10-15 दिन बाद मेरा फिज़िकल था, तो मैं फिज़िकल देने गया। घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, परेशान होते रहे कि क्या करना चाहिए, अगर तुझमें दम हो तो ही करना, वरना मत जाना, आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि हो जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते थे कि तेरा ऐसा शरीर है कि कुछ शायद ही दे तू फिज़िकल निकाल पाए उसका। रिटर्न तो तू निकाल लेता, 2-3 बार निकाल लेगा, लेकिन फिज़िकल मुश्किल है तेरा। लेकिन मैंने 72 का फिज़िकल दिया, 148 टोटल हो रहा था। तो फिर लगने लगा कि कहीं ना कहीं हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। इतना ही है। थैंक यू। जय श्री राम। अब मैं माया परमार, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुई हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वह अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। सिर्फ 19 वर्षों में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। अभी मेरा नाम माया परमार है। अभी मेरी एज 19 साल है। अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं दी है। मतलब ऐसा लगता था कि शायद ही मेरा हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कोई सी एग्ज़ाम दी थी। डर लगता था कि कैसे वहाँ पे क्या क्वेश्चन होंगे, कैसे मैं अटेम्प्ट करूँगी। पर
हो गया, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बस एक ही कंसिस्टेंसी। कभी भी ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम कोई सी और बातें सोच रहे हैं, ऐसे आपकी कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। आप जब तक कंसिस्टेंस माइंड से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बस पढ़ते रहिए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। तो अब मैं हितेश प्रजापति, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले गौरव सर और सभी टीचरों को मेरा सादर प्रणाम, सभी पेरेंट्स को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते सभी लोग। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम हिमेश प्रजापति है। मैं मध्य प्रदेश के गुना ज़िले के बीनागंज नगर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 19 साल है अभी, और मैंने 2024 में 12th पास आउट की है। 12th पास करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं एसएससी की तैयारी करूँगा। फिर मैं इंदौर आया, इंदौर में सीएमसी में एडमिशन लिया। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे स्पेशल बैच के बारे में पता चला था। तो उसका ये रहता है कि जब एडमिशन लेते हैं उसके 1-2 महीने बाद टेस्ट होता है, और उसमें से 30 से 35 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। मैंने टेस्ट दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद लाइब्रेरी की सुविधा थी, उसमें लाइब्रेरी भी शांत माहौल था, और सिटिंग अरेंजमेंट सही था, और इन्वायरमेंट वगैरह सब सही थे उसमें। और मेरी सफलता में लाइब्रेरी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और गौरव सर और शुभेंदु सर और शुभम सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सभी सर के लिए, पर इनके लिए स्पेशल, क्योंकि मेरे एमपी पुलिस के जब पेपर दिया था उसमें 57 क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के, और मेरे 57 ही करेक्ट निकले। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ रीजनिंग के आते हैं 65 क्वेश्चन। मेरे 65 ही क्वेश्चन सही थे ग्रुप डी में, आंसर की चेक किया था। और एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ, उसमें फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन हाइट में फेल हो गया था उसमें। और जब मैं इंदौर आया था, वैसे कोई भी स्टूडेंट इंदौर आता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्या रहती है, लेकिन मेन समस्या ये रहती है कि मेन समस्या तो उसके खाने की रहती है कि सही खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना बनाने के लिए टाइम रहेगा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता था और वो तो अभी भी नहीं आता है। वो तो भैया थे जिन्होंने मैनेज किया, उन्होंने बस एक ही बात बोली थी कि तू बस पढ़ाई कर और सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा तेरी, तू बस पढ़ाई करना। मैंने भी फिर पढ़ाई की, और मेरी सक्सेस के पीछे पेरेंट के साथ साथ मेरे भैया का और सभी सर का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद फिजिकल के टाइम पे मैंने कोई एकेडमी नहीं गया था, हम 15-16 लोगों का ग्रुप था, तो हमने सेल्फ की थी। इसके बाद मेरा शॉर्टपुट थोड़ा वीक था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। तो मुझे एक भैया की बात याद है, और वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। उन्होंने एक बोली थी 2 लाइन कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, जंग में तो सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं। और इसके बाद मेडिकल, अब मेडिकल बचा है सभी का, वो भी लगभग निकल ही जाएगा यहाँ पर जो बैठे हैं। और सभी स्टूडेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ जो एमपी पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। एंड मैंने जब फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया था तो वो कृष्णकांत भैया का था। जब उनका जो क्रेज़ देखा ना कि एक इंसान के लिए सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि एक बार ये सा माहौल मेरे लिए भी बने। बीच बीच में जब मैं डिमोटिवेट होता था तो गौरव सर ने बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने बोला भी था अगर तुम्हें कोई समस्या लगे टीचर से रिलेटेड या किसी भी कोचिंग से लेकर कोई भी समस्या हो तो मुझसे क्लास में पूछो, अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहा है तो पर्सनल बात कर लो। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सर। एंड यही मेरी जर्नी थी। थैंक यू। बाय द वे, अगर मेरी जगह आपका छोटा भाई या बड़ा भाई होता तो भी आप इतनी तालियां हो जाते। तो अब मैं अनिल मोरी, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयनित हुए हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले तो गौरव सर और पूरी सीएमसी टीम का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और बाकी पेरेंट्स
का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बच्चों के साथ उनका सपोर्ट करने के लिए। मेरा नाम अनिल मौर्य है, मैं झाबुआ ज़िले से हूँ और मेरी जर्नी ऐसी है कि मतलब अलग है थोड़ी सी। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। 4 साल तक मैंने उधर इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है। तो प्राइवेट जॉब के लिए भी गया था मैं, लेकिन वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि यही करता रहूँगा तो फिर मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ा और फिर इंदौर आ गया। इंदौर में फिर मेरा एक दोस्त है, वो भी यहीं से कोचिंग कर रहा था, तो उसने बताया कि कोचिंग बहुत अच्छी है, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी करवाते हैं। तो उसका कहना मान के मैं आ गया था। मैंने डेमो भी नहीं लिया था, बिना डेमो से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद सर लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, जैसे कि गौरव सर ने एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ाई, उसके साथ साथ मोटिवेट भी करते थे और बताते थे कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो इनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। फिर मेरी फैमिली में मतलब मेरा छोटा भाई है, तो उसने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। फाइनेंशियली थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उन्होंने काम करके मुझे पढ़ाया है, तो मैं उसका भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा। फिर मेरी भी ये फर्स्ट मतलब मैंने पहले एग्ज़ाम दी थी, लेकिन बिना प्रिपरेशन के दी थी 2023 में। लेकिन फिर 2024 में मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो सीजीएल की तैयारी के लिए आया था, लेकिन फाइनल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उसके अंदर चले जाऊँगा गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फिर आगे की तैयारी करते रहूँगा। तो थोड़ा एजिटेशन हो रहा है मुझे कि पहले बार स्टेज पे बोल रहा हूँ, तो ठीक है सर, थैंक यू। मेरा रिटर्न में मेरे 70 नंबर है और फिजिकल मेरे 88 का फिजिकल बना था। फिजिकल में ऐसा था कि मेरी एग्ज़ाम लास्ट में थी, 12 दिसंबर को एग्ज़ाम थी। उसके बाद मैं 2-4 दिन सेल्फ गया था, तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि कैसे दौड़ना है, कैसे लॉन्ग जंप करना है, शॉर्ट पुट कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन करी थी, उसमें सर लोगों ने बहुत हेल्प करवाई थी उसमें, रनिंग में और शॉर्ट पुट में। तो फिर मैंने 88 का फिजिकल मारा है। लगता नहीं कि मैं 88 का फिजिकल मार सकता हूँ, लेकिन मैंने कर दिया। तो ठीक है सर, थैंक यू। इतना जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुनील मीना का, जिनका ओवरऑल एमपी में फर्स्ट रैंक आया है। पहले तो सभी टीचर्स और बाहर से पधारे हुए जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे विभिन्न ज़िलों से आए हैं पूरे एमपी से, उन सभी को मेरा जय सिया राम। और सभी टीचर को चरण स्पर्श। तो जर्नी काफ़ी लंबी रही है और इतनी कठिन भी रही है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में इंदौर आया था तो ऐसा लगता था कि अपना तो होगा नहीं, क्योंकि जब 10th में आपके 47 नंबर आते हैं ना मैथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाता है। क्योंकि जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें अपन ने पहले छोड़ दी, क्योंकि अपन ने बायोलॉजी ले ली, मैथ्स की और भी मोटी किताब आती है 12th में। तो मैं भैया आया यहाँ पे, तो मैंने पहले कोचिंग जैसे ही मैं आया था यहाँ पे, हम 7 लोग आए थे एक साथ में। तो कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों ने, अब क्या है कि बीच में कुछ हुआ था 2 साल के लिए, तो उन लोगों ने घर परिवार संभाल लिया और हम लगे रहे तो यहाँ तक पहुँच गए। तो बाकी जब हम 7 लोगों ने एंट्री ली थी ना सीएमसी में, उस टाइम ये सोचते थे कि 2 बजे आते हैं 8 बजे जाते हैं, तो रूम पे क्या ही पढ़ेंगे। लेकिन क्लास में इतना पढ़ा दिया जाता है कि जैसे कि सबसे पहले हमारे उसमें लेक्चर लगता था शुभम सर का मैथ्स, और रामानुजन सर से तो आप पढ़ते ही होंगे, बोलते हैं कि ऐसे ही नहीं मिलते सर आपको 2 स्टार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बोलते हैं ना आप सभी को।
फिर हम लोगों का जैसे ही अर्थमेटिक ख़त्म हुआ, सर ने पढ़ाया हमको अर्थमेटिक, तो शुभम सर ने हमारी पहली क्लास ले ली एडवांस के लिए। तो सभी बच्चों को ये था कि गौरव सर लेंगे एडवांस की क्लास, तो सभी बच्चे नाराज़ हो गए, सर चले गए अब। तो उधर से आए गौरव सर दोबारा, तो सभी को लड्डू दिए कि बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शुभम सर, और आप लोगों का एडवांस करवा देंगे। लेकिन बच्चे क्या है कि थोड़े बच्चे मान जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं हम तो गौरव सर से ही पढ़ेंगे। तो गौरव सर ने भी पढ़ाया था, और इसके बाद में मैंने फिज़िकल के लिए मेहनत करी, क्योंकि मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना था। पिछली बार क्योंकि 14 महीने की थी मैंने, तो अभी इम्प्रूव की, तो अब की बार मैंने 94 मार्क्स हासिल किए अपने फिज़िकल में। और जो आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, मेरा ही नाम सुनील मीना है, जिसने एमपी पुलिस में फर्स्ट रैंक हासिल की है, ऑल एमपी। और इसमें सभी टीचरों का बहुत सहयोग है, क्योंकि आपका जहाँ से बेस बनता है ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही मैं इतने दिन बाद आया हूँ, 18-19 में मैं पढ़ा था सर के यहाँ पे, मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए थे सर को रात को ही। तो कभी कभी रहता है कि आप बहुत दिन तक नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं तो इसी ऐसे मुकाम पे मिलते हैं जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है, सम्मान का मौका मिलता है। और आप इसी तरह लगे रहें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ टूट के बिखरता है कुछ संभालने के लिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी ईंट गलत जगह पे लगी है और वो सही लग जाए। तो बाकी आप लोग लगे रहें और सबका क्लियर होगा। और ये ना सोचे कभी भी कि टॉप बन गए तो टॉपर अलग होते हैं या कुछ भी होता है। आप लोग टॉप से बने या कट ऑफ से बने, क्योंकि आपके टीचर्स और आपके माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और सभी लोग जैसे कि अभी मोटिवेशन के लिए बोल रहे थे भाई कि सर का मोटिवेशन, हाँ आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप लोग क्या भूल जाते हो क्लास के बाद मोटिवेशन। बहुत बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो आप लोग है ना मोटिवेशन को मोटिवेशन की तरह लें, लेकिन अपने जीवन में एक्टिव हो जाएं। एक्टिव और इनएक्टिव में फ़र्क रहता है कि अगर आप एक्टिव है ना, तो आपको भले टाइम लगेगा लेकिन बहुत कुछ अच्छा होगा। पिछली बार जब रह गया था तो सामने मम्मी बैठी थी रोटी बनाते हुए, तो बोला, मैंने उनको सुबह उठ के बोला था, रात को सबके स्टेटस देख के सुबह बोला कि आज अगर मेरा 13% में रिजल्ट नहीं होता तो मैं भी कांस्टेबल होता, सरकारी जॉब में होता। तो बस उनका यही कहना था कि अभी टाइम निकला नहीं है, तेरा भी नंबर आ जाएगा। और आज बहुत खुश हैं सभी लोग। अभी तक मैं घर भी नहीं गया हूँ। सर ने बोला था कि हम गांव आ जाएं, आपके शहर गुना में ही आ जाएं। मैंने कहा सर मैं खुद ही आऊँगा, क्योंकि कुछ रहती है सिचुएशन जिसके कारण अपन गांव अभी नहीं जा रहे हैं, मेडिकल के बाद जाएंगे। अभी ज़िले भी अलॉट हो गए, क्योंकि आप लोग जब मेहनत करते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस भी मिलती है। तो मेरे को राजगढ़ ज़िला मिला है। राजगढ़ से है क्या कोई यहाँ पे? बहुत सारे लोग, आर्मी का क्रेज़ बहुत है अपने राजगढ़ में। तो सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा आपको गाइडेंस मिलता है सर से, वैसे ही आप लगे रहें और अपने माता पिता की खुशी के लिए, अपने टीचर्स की खुशी के लिए, सम्मान का मौका मिले आप लोगों को भी, ऐसे ही आप भी यहाँ पे आते रहें। क्योंकि अभी तो हॉल छोटा है, हॉल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग नहीं आए। सीएमसी हर साल बहुत सारे सिलेक्शन देती है, और एसएससी में तो ये मानो टॉप लेवल की कोचिंग है। जैसे ही आप पढ़ने आते हो ना, क्योंकि चीज़ें शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, टेस्ट निकाला और टेस्ट लगा लिया। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आया तो पूरे उसमें से ये ना आपका टेस्ट, तो उसमें आपके नंबर नहीं आते। तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करें, कंप्लीट होने के बाद भी आप जहाँ भी रहें नोट्स प्रॉपर रखें, क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि रद्दी वाला आया, पूरे रद्दी दे दी, जो पढ़ा है वो भी गई उसमें। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स रखें और अपनी जर्नी को स्टार्ट रखें। कभी भी देखो, कभी भी अपन अगर पीछे हटते हैं ना, तो एक कदम और लेने का मौका मिलता है अपने को। और मेरे दोस्तों का इसमें बहुत ज़्यादा साथ रहा है, क्योंकि दोस्त होते हैं आपके SBI की तरह, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत होती है फंड ले लेते हैं। और फिर अपने माता पिता होते हैं RBI, है कि नहीं, कि भाई हमने इतना फंड ले रखा है और हमको तो ज़रूरत इतने की है। तो वो क्या करते हैं कि आपको तुरंत सैंक्शन हो जाता है, तुरंत दोबारा से उनको बांट दो। तो ऐसा साइकिल चलता रहना चाहिए। और जो भी बच्चे डिफेंस के लिए कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप सुबह 1 घंटा अपने आप को दें। मोबाइल घर पे रखें, क्योंकि मोबाइल में निकल जाएगा 1 घंटा। बिल्कुल अपने रिलैक्स मोड में घूमें
और जिससे कि आपका स्टेमिना बना रहे, क्योंकि फिजिकल में कुछ लोगों को ऐसा हुआ है कि 90 नंबर थे, उनने सोचा 60-62 का फिजिकल बनाएंगे और अपन जॉब ले लेंगे, क्योंकि उसमें हुआ क्या है कि व्यापम का फॉर्मूला आज तक किसी को समझ में नहीं आया, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। 75 पे ला के रख दिया, बच्चों के नंबर फिजिकल में कम आए, सीधे बाहर हो गए, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं और आप लोगों को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि सबसे अलग दिखने के लिए सबसे अलग और थोड़ा यूनिक करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को सीएमसी में शुरू से ही सिखाया जाता है। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए अपने माता पिता के लिए, सभी लोग, सभी को जय श्री राम। बस यही है मेरी जर्नी और आज मैं यहाँ भी हूँ तो आप लोगों के साथ हूँ और सर की वजह से हूँ यहाँ पे। जय श्री राम सभी को। अब मैं आदरणीय गौरव सर, द डायरेक्टर ऑफ सीएमसी इंदौर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए, अपने विचारों के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक सुंदर समापन दें। पहले तो जय हिंद आप सभी को। यहाँ उपस्थित आदरणीय सम्मानीय सभी अतिथिगण, हमारे सीएमसी परिवार के सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपने कीमती समय से समय निकालने के लिए कि आप इस सेमिनार में शामिल हुए हैं। आज अपन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो बच्चे फाइनल सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं बच्चे, ठीक है। पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपन सेमिनार करते हैं ना बेटा, तो ये प्रथा सीएमसी ने ही चलाई है कि पेरेंट्स को बुला के भी सम्मानित किया जाएगा। ये बात आपकी जानकारी में ला दे हम, ये सबसे पहले कदम किसने रखा था? सीएमसी ने ही रखा था। और उसको रखने के पीछे ये उद्देश्य था हमारा कि बच्चे जब मेहनत करते हैं तो उनके साथ में माता पिता भी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे तो दिखाई दे जाते हैं, माता पिता के बारे में तो कोई चर्चा करता भी नहीं है। दुनिया में 2 सबसे कठिन काम कौन से हैं पता है आपको? सोच के देखो जरा, 2 सबसे कठिन काम तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहे हैं? सबसे पहला कठिन काम है दुनिया का पढ़ाई करना। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है ये बेटा। अगर आपको एक साइंटिस्ट पैदा करना है ना, कम से कम 30 से 40 साल का समय देना होगा आपको उसे, तब जाके एक आदमी साइंटिस्ट तैयार कर पाओगे आप। लेकिन अगर लफंडर गुंडा बनाना है किसी को तो 30-40 दिन बहुत पर्याप्त है उसको बिगाड़ने के लिए। तो दुनिया में जितने भी कठिन काम है ना, उनमें सबसे कठिन काम क्या चुना गया है? आपका पढ़ाई करना। क्योंकि पढ़ाई करना आसान नहीं है बेटा, सर्वत्र त्यागना पड़ता है उसके लिए। और जो दूसरा सबसे कठिन काम है वो है शरीर बनाना। बोलते हैं, कहावत ही है बेटा कि शरीर बनाना काम नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आज आप देखो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी लड़ाई ये चल रही है कि सब फिट होने के लिए अल्टरनेट दवाइयां ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं बना पाएंगे अपने से, क्योंकि उसमें क्या लगती है? गाड़ी, मेहनत लगती है। तो 2 सबसे कठिन काम कौन से हैं? पहला पढ़ाई करना, दूसरा शरीर बनाना। और पुलिस कांस्टेबल में ये दोनों ही काम करके बच्चे यहां पर बैठे हैं।
हमने देखा इन बच्चों को फिजिकल करते हुए राला मंडल पे। इतनी गर्मी में धूप में बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल निकाल रहे हैं, वो भी तब जब कंडीशंस इतनी ऑड हो रखी हैं कि पता नहीं होता कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट रुक जाएगा। तो बच्चों ने लग के पढ़ाई भी करी है, बच्चों ने लग के फिजिकल भी किया है, तब जाके सिलेक्ट होकर यहाँ तक बैठे हैं। और ये आम बात नहीं है। हमारी दृष्टि से अगर देखोगे ना, सीजीएल निकालने से ज्यादा टफ है एमपी पुलिस का पेपर निकालना, क्योंकि सीजीएल निकालने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, पढ़ाई। लेकिन अगर आपको किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की फील्ड में जाना है तो वहां आपको अपना शरीर भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो जिन बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं ना, और हम इन बच्चों को यही एक सलाह देना चाहेंगे बेटा आपको कि चलो आपने एक पहला पड़ाव पार कर लिया है, आपके पास नौकरी नहीं थी, अब आपके हाथ में क्या आ गई, एक सरकारी नौकरी। लेकिन हम आप बच्चों से यही कहेंगे, जितने भी बच्चे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कि आगे के लिए तैयारी करते रहना, यहाँ रुकना नहीं है। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये क्या है, आपको ये कह लो कि आपको समाज के तानों से मुक्ति मिल गई है। समझ रहे बात को, कि नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, ये वो है। अभी एग्जाम्पल देखो, लास्ट ईयर जो आपके आईएएस के रिजल्ट्स आउट हुए, एक उसमें पुलिस कांस्टेबल आईपीएस बना है, एक कोई राजस्थान से बकरी चराने वाला आईपीएस बना है नहीं बना है बच्चे। तो आपने सिलेक्शन लिया है। आप एक बात को ध्यान रखना कि जब आप इतनी ऑड कंडीशंस में इतना फिजिकल कर सकते हो, पढ़ाई को लेकर तैयारी कर सकते हो, तो आगे भी मेहनत कर सकते हो। तो नौकरी मिल गई, सेलिब्रेशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। जैसा कि हम पढ़ाते हैं जब बच्चे, आपने देखा हो, अपन एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच नहीं बनाते हैं। बैच किसका बनाते हैं, एसएससी का। और बाम बैच में क्लास में क्या बात बोलते हैं आपसे, कि अगर आपको एमपी गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी निकालनी है, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी एसआई हो आपका, चाहे पटवारी की नौकरी हो, XYZ कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ सीएमसी ने जो क्लास में पढ़ा दिया उतना पढ़ के चले जाओ, पेपर निकलेगा नहीं, आप टॉप करोगे। ये स्टेटमेंट हमने हर क्लास में दिया है बेटा। और ये बच्चे बैठे हैं, इनसे आप अकेले में पूछ लेना, हम लोग अभी नीचे जाएंगे, कि सर लोग जितना कॉपी में पढ़ा रहे हैं उसके बाहर कुछ आ रहा है क्या। उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीएमसी में जो पढ़ा दिया वो फाइनल है बेटा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी लगती। आप बच्चों के साथ दिक्कत वाली बात क्या है कि आप बहुत गरीब परिवार से निकल के आए हो। अब गरीब परिवार से दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं, एक जिन्हें अपने माँ बाप की गरीबी दिख रही है, और एक जो मक्कार है। तो जो दूसरे मक्कार बच्चे पैदा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंदौर में आके भोलाराम घूमेंगे, यहाँ बाकर, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कुछ बेटा। गांव से निकले, गांव में 7 बजे अंधेरा हो रहा है, यहाँ 7 बजे उजाला हो रहा है शाम को। उस उजाले में तुम खोए जा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको हमेशा ये तय करना रहेगा कि आपकी अगर नौकरी नहीं लगी तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है अपने पास। कभी विचार कर लिया करो इस बारे में कि अगर नौकरी नहीं लगती है तो अपन काम क्या करेंगे दूसरा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है या बहुत है, तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं बात। 2 स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक हमारे स्टूडेंट है और एक हमारे मित्र हैं। वो स्टूडेंट नहीं है हमारे। हम आपको बताते हैं बच्चे कितनी हद तक पागल होते हैं पढ़ाई करने के लिए। एक दीपक बहरावत करके अपने स्टूडेंट है, कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं वो, ठीक है। जब वो सीएमसी में पढ़ाई करने के लिए आए थे ना बेटा, तो उस बच्चे के पास में चप्पल तक नहीं था ठीक से पहनने के लिए। कपड़े वो पहने हुए थे जैसे अपन किसी को दे नहीं देते हैं, तो बड़े कपड़े रहते हैं, कोई इलास्टिक लगा लेता है, कोई पिन लगा लेता है। इस कंडीशन में बच्चा पढ़ने के लिए आया था। जब टावर स्क्वायर पे ब्रांच थी अपनी उधर पे, उस बच्चे की खास बात ये थी बेटा कि वो जब भी आप, हमारे जैसे 4 फ्लोर पे क्लास थी, तो जब भी आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे तो वो सीढ़ियों पे बैठा पढ़ता हुआ मिलता था आपको। गणित कुछ नहीं आती थी उस लड़के को, कुछ नहीं आती थी गणित, एकदम जीरो बैकग्राउंड से आया था। लेकिन उसके पढ़ने की लगन आप देखते, इतनी मेहनत करी उस बच्चे ने जिसका तोड़ नहीं है कोई। एक बार उसके पिताजी हमसे मिलने आए थे, कंडक्टर हैं उसके पिताजी। तो उनके पिताजी ने कहा ना कि साहब आपके भरोसे छोड़ दिया हमने तो बच्चे को। तो बेटा ऐसे में प्रेशर बहुत आ जाता है अपने ऊपर, जब किसी के पेरेंट्स आके बात बोल देते हैं ऐसी। तो अब यही खटकता था हमको, इस बच्चे का होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। एक ऐसा बच्चा जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी, उसने पहले अटेम्प्ट में कांस्टेबल क्लियर किया था। लेकिन उसके पढ़ने की हद बहुत आगे थी। मतलब वो आप बच्चों के जैसा तो नहीं था बच्चे, इतना तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने को बहुत बड़ी बात समझते हैं। आप अगर बाहर निकले हो पढ़ने के लिए तो कम से कम 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कब? जब आप स्टेट लेवल की नौकरी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा टारगेट क्या है, स्टेट लेवल की जॉब है, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी पटवारी हो, चाहे एमपी एसआई हो। अभी तो एसआई का मॉड्यूल चेंज हो गया हालांकि। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। उस बच्चे के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपने इनमें से भी किसी बच्चे ने बताया उसका जो छोटा भाई था, छोटा भाई एक होटल में बर्तन धोता था और वहां से पैसा कमा के उसने किसको पढ़ाया, अपने बड़े भाई को। बड़ा भाई कांस्टेबल बना बच्चे। आज उनके परिवार की हालत आप देखें, पहले से और अब में जमीन आसमान का अंतर है।
क्योंकि एक बार हमारे घर में एक आय का साधन जुड़ जाता है ना, तो चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। आज उसका वही बड़ा भाई, उसका छोटा भाई फिजिकल की तैयारी करवाता है अपने गांव में। तो बताना ये चाह रहे हैं हम बेटा, एक नौकरी लगने से ना आपके जीवन नहीं संभलेगा, आपके जुड़े आसपास पूरे परिवार का जीवन संभलेगा। अगर आप अपने घर में बड़े हो या छोटे और तुमने नौकरी ले ली, तो तुम अपने घर के बड़े या छोटे को पढ़ा लिखा सकते हो, नहीं सकते हो। आज तुम उसे ये बता पाओगे भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा, एमपी पुलिस की ऐसे तैयारी होती है या पटवारी की ऐसे तैयारी होती है अपने पास में। लेकिन उसके लिए पहले तुमको निकल के आना पड़ेगा ना। तुम बच्चों को अगर ये लगता हो कि तुम लोगों ने संघर्ष बहुत करा है, भाई हमने बहुत पढ़ाई करी, हमारा सिलेक्शन रह गया, अब जो बात हम बताने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए खासकर जो इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारण से, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई आधे नंबर से रह गया, जो बच्चे निराश ना हो, उनका हम नाम नहीं लेंगे, हमारे मित्र हैं और बहुत खास मित्र हैं हमारे। उनका सिलेक्शन हुआ बच्चे आपका एमपीएसआई में, उनका सिलेक्शन नहीं, एमपीएसआई नहीं उनका हुआ था, हाँ सीपीओ दिल्ली एसआई में उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। अपने गांव की परिस्थिति तो आप जानते हो, जैसे सिलेक्शन होता है ढोल नगाड़े बज जाते हैं पूरी तरह। तो वही ढोल नगाड़े बज गए, उनका तो फिजिकल मिजिकल सब डन हो गया था, कुछ नहीं हो बचा था बाकी करने को, ज्वाइनिंग करना था खाली उन्हें। अब क्या हुआ कि उनके गांव वाले उनको बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे, जैसे गांव के नहीं किनारे रोड के किनारे बस रुकती है, तो वहां तक लोगों ने छोड़ने आए कि भैया लड़का जा रहा है ज्वाइन करने है नौकरी। वो बच्चा ज्वाइन करने गया, तो जब इन लोगों को एंट्री ले रहे होंगे, जो भी सीन रहा उस समय हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो किसी ने हाइट मेजरमेंट करवा दिया दोबारा से बुला के, इसकी हाइट मेजरमेंट करो, और वो बहुत बहुत कम डिफरेंस पे शॉर्ट निकली, वो उनको बाहर कर दिया वहां से। अब जरा सोच के देखो, तुम्हारा फिजिकल मिजिकल सब हो चुका है, तुम्हारे गांव वाले तुम्हें ज्वाइनिंग के लिए भेजने आए हैं, अब तुम लौट पाओगे गांव ये कह के मेरे को निकाल दिया वहां से? है इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर? किसी के अंदर नहीं है। उन्होंने फिर गांव ना जाके गांव में झूठ बोला कि मैं काम कर रहा हूं, नौकरी पे ही हूं मैं अपने। उन्होंने 1 साल तैयारी करी, उनके खास दोस्तों ने उनकी बहुत मदद करी, उस लड़के ने 1 साल तैयारी करी, फिर एमपीएसआई का उनका पेपर निकला, जब 17-18 में वैकेंसी आई थी एमपीएसआई की, तब का केस बता रहे बेटा हम आपको। अब आप देखो जब किस्मत परखने पे आती है तो कितना परखती है किसी को। एक तरफ उसके साथ ये घटना हो चुकी है कि आदमी वैसे अंदर से टूट जाए, फिर भी उस बच्चे ने किसी तरह मेहनत करी, काम करा, उसका एमपीएसआई का पेपर निकला, फिजिकल था। आज भी वो दिन हमें याद है, आप यहाँ से जाएंगे, कौटिल एकेडमी की बिल्डिंग है मेन भवर स्क्वायर पे, उसके नीचे जूस की दुकान है ना, स्टेशनरी है, जूस की दुकान है, देखना वहां पर मेन भवर को चौराहे पे जो कौटिल एकेडमी की बिल्डिंग है उसके नीचे देखना आप, आपके बुक शॉप है, जूस की दुकान है। तो हम वहाँ जूस की दुकान पे बैठे हुए थे, तो ऐसा रहता था कि भाई तो जूस की दुकान पे आ जा, मैं फिजिकल करके आ रहा हूँ, डीएवी में फिजिकल कर रहा था। तो वो आया जब साथ में, तो एकदम रोना सा, बुरी हालत। क्या हुआ? बोले यार पैर में मोच आ गई, वो टूट गया था, क्या बोलते हैं, अरे वो लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ हो गया था कि फिजिकल है यार 1 हफ्ते 10 दिन बाद, और ये हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब आप सोचो किस्मत कितना परख रही है उस बच्चे को, कि मतलब पहले एक घटना घट चुकी है, दूसरा उसने एमपीएसआई का पेपर निकाला, फिजिकल बढ़िया कर रहा है, लेकिन क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। जिस दिन वो फिजिकल देने जा रहा था ना बच्चे, तो आपका 800 मीटर का रहता है ना 240 सेकंड में, कितने सेकंड में रहता है? कितने में रहता है? 2 मिनट 4 सेकंड में। हाँ, तो जितना भी टाइम आपका रहता है उस बच्चे का, आप देखो जिस दिन वो फिजिकल देने गया बेटा 800 मीटर के लिए, एग्जैक्ट जो टाइम नोट होता है आपका, जहां पर आपकी डेडलाइन खत्म होती है टाइम की, उस टाइम पे उसने फिजिकल क्रॉस किया था रनिंग में। आज वो सब इंस्पेक्टर है, बढ़िया एक जिले में वर्तमान में काम कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कहानी बहुत आगे निकल गई है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ से कि अगर तुम्हें ये लगता हो ना कि तुम्हारा नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, या तुम आधे नंबर से रह गए, तो ऐसे बच्चों के बारे में सोचो जो इतना नेगेटिविटी के बाद इस चीज को पार करके गए हैं। लेकिन सब लोगों में एक बात बहुत कॉमन थी, और वो एक बात ये कॉमन थी कि बच्चों ने मेहनत बहुत करी है। आप बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आप सोचो अगर आज सब किसी के माता पिता यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो ये तो अब तुम्हारे अंदर की चीज है कि तुम्हें ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यार मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, मेरे बाबा भाभी को, दादी को भी बुलाया जाए, यहाँ पर उनको भी सम्मानित किया जाए। क्योंकि अपने क्षेत्र में बेटा सबसे बड़ी समस्या ये है, रोजगार की है। हमारे पास आय के ज्यादा साधन नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, उसका अल्टरनेट किसी भी तरह से नहीं निकलेगा। एक काम कर लेना, तुम में से बहुत से बच्चे अगर ऐसे भटक गए हो कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाप कैसे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ऐसे करना, अपने घरों की तस्वीर खींच लाना। अब तो मोबाइल है तुम्हारे पास में नहीं है, फोटो खींच लाना, प्रिंट आउट निकालना, वहां लगा लेना जहां पढ़ाई करते हो। जब भी कोई गलत काम करो ना, तो एक बार उसकी तरफ देखना, और अगर तुमको लगे हमको यही जीवन प्यारा है, हमको ऐसे ही जीना है, हमारे माँ बाप को भी हमें ऐसे ही रखना है भविष्य में, तो पढ़ाई मत करो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, ये धूप देख रहे हो कितनी पड़ रही है बेटा, गर्मी का कुछ आइडिया है आप लोगों को?
इतनी गर्मी पड़ रही है और आपके सबके माता पिता इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, वहां से आपके लिए पैसा भेजा जा रहा है, जहां बाहर निकलने में खड़े होने में चक्कर आ जा रहा है, ऐसी कंडीशंस में तुम्हारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन काम कर रहे हैं, तुम्हें पैसा भेज रहे हैं कि भाई पढ़ ले, किसी की नौकरी लग जाए तो सबका ठिकाना क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको इतना सब देख के भी नहीं समझ में आता कि भाई हम किस परिवार से आए हैं, हमारे पीछे क्या बैकग्राउंड काम कर रहा है बेटा, फिर तो ऐसा मान के चलो कि तुम बेशरम की भी हद पार कर चुके हो। इतना तो गिल्ट लगना चाहिए ना बेटा कि हमारे पेरेंट्स पैसे कमा कैसे रहे हैं भाई। तो कृपया करके मेहनत करो, मेहनत का अल्टरनेट नहीं निकाल पाओगे बच्चे। और अगर आपको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है, नियम बना लो 4 से 6 घंटा कोचिंग के बाद पढ़ना ही पढ़ना है। 4 से 6 घंटे अगर आप नियमित पढ़ते रहोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब नहीं रुकेगी। अभी आपके सामने स्टूडेंट ने बोला कि 57 नंबर आए थे, किसमें मैथ्स और रीजनिंग में पूरे करेक्ट करके आया है, वो जीडी में उसके पूरे करेक्ट है। हम लोगों की तरफ से कमी नहीं आएगी बेटा कभी। हम जो कंटेंट परोस के देंगे आपको, आप ये देखो कि 18-19 साल के बच्चे एमपी पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। इससे पहले अपन ने एसएससी का सेमिनार करवाया, उसमें 20-21 साल के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे। तो ये बच्चे सिलेक्ट हो कैसे रहे हैं? क्योंकि वो 1 साल ईमानदारी से क्या कर रहे हैं, लग के पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई का अल्टरनेट नहीं खोज पाओगे आप, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है ना। और आप कोशिश करें, एक दिन हमें भी अच्छा लगेगा जब भीड़ से उठ के आप लोग यहाँ बैठोगे, हम लोग आपको मान सम्मान देंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर इतना है आपके अंदर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो चलने तो जैसी कहानी चल रही है। भोलाराम घूमते नहीं घूमते अभी अपन? अरे नियम से भोलाराम घूम रहे नहीं घूम रहे? नहीं घूम रहे? खाओ कसम, घूम रहे हैं भोलाराम। अरे बेवकूफो, कभी ये सोचा करो जब तुम भोलाराम घूम रहे हो, किसको अच्छा नहीं लगेगा इस उम्र पे भोलाराम पे घूमना। लेकिन उसी समय बहुत से बच्चे मन को काबू करके लाइब्रेरी में बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फिर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मन मार के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करी थी। और तुम में से जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप देख लो अब कैसे होगा, फिर कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को हमारी शुभकामनाएं बेटा, पढ़ाई करें लग के, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। और उम्मीद करेंगे जल्द ही आप लोग भी एक दिन मेहनत करके हम लोगों के साथ यहाँ बैठेंगे। धन्यवाद सभी को।